वैसे थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड राइट नाउ। डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर इज़ नॉट एज सेम एज बिफोर। कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन की खबर तो ऐसे सामने आ रही है जैसे कंट्रीज़ के बीच में वॉर्स का वर्ल्ड कप चल रहा। खैर, इंसान ने जब से चेतना हासिल की है तब से वो एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहा है, और इसमें खास चेंज तब आया जब हमारे हाथ लगा मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा हथियार। एक हथियार जो सेकंडों में पूरे शहर को राख में बदल दे, हजारों डिग्री के तापमान में एक व्यक्ति का अस्तित्व ही मिटा दे, लेकिन उसकी परछाई वही रह जाए उसकी कहानी बताने को। पूरा आसमान धूल के बादलों के घेरे में आ जाए। द न्यूक्लियर बॉम्ब। आज के समय में तुमको भले ही लगता हो कि कहीं किसी जगह पे सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा था जब शायद सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 न्यूक्लियर वेपन्स बनने तो और तेज़ी से शुरू हो गए थे, और उसमें भी और बड़े और ख़तरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अमेरिका की जस्ट बाद यूएसएसआर, देन यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, सब ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया। बट यहाँ हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं उसके मेन कैरेक्टर हैं यूएस एंड यूएसएसआर। एज यू ऑल नो, वर्ल्ड वॉर 2 से ख़त्म होने से लेकर यूएसएसआर के टूटने तक, यानी 1945 टू 1990s, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली थी। पूरी दुनिया को अपना प्लेग्राउंड बना रखा था। हर एक सेक्टर में एक दूसरे को पिछाड़ने की होड़ लगी रहती थी। यूएस एंड यूएसएसआर ने एक दूसरे को इतना घेरा था उस समय, कितने ही देशों को लड़वा दिया, कितने ही निहत्थे मासूमों को मरवा दिया, कितनी ही इकॉनमीज बर्बाद कर दी। इतनी कहानियाँ और किस्से निकल के आते हैं उस समय के, कुछ फैसिनेटिंग तो कुछ डरावने, कुछ सच तो कुछ झूठ। इसी में से एक किस्सा है 1960s, टू बी स्पेसिफिक अक्टूबर 1962। बात कुछ ऐसी है कि यूएस ने यूएसएसआर के आसपास के देशों में, खासकर टर्की में, अपने मिसाइल स्टेशन स्टैब्लिश कर दिए थे टू कीप यूएसएसआर इन चेक। तो इसका तोड़ निकालने के लिए यूएसएसआर ने क्यूबा के लीडर फिडेल कास्ट्रो के साथ अलाइन कर लिया, और यूएसएसआर क्यूबा को मिलिट्री एड प्रोवाइड करने लगा। बाय द वे, दिस फिडेल कास्ट्रो इज वेरी इंटरेस्टिंग गाय। Now fast forward to October 14, 1962. अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन के पायलट मेजर रिचर्ड हिसन अपने स्पाई प्लेन में क्यूबा के ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने सोवियत यूनियन के SS-4 बैलिस्टिक मिसाइल को क्यूबा में इंस्टॉल होते हुए देखा और उसकी फोटो खींची। और ये खबर जैसे ही यूएस के ओवल ऑफिस में पहुंची, हड़कंप मच गया। CIA, प्रेसिडेंट, एक्स-कॉम, डिफेंस सेक्रेटरी, हर कोई अपना काम धंधा छोड़ के इस मैटर में कूद गया। क्या है ना, क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करने के बाद यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स के आधे से ज़्यादा शहरों को अपने रेडार में ले सकता था, और साथ ही यूएस के 100 माइल्स के अंडर में न्यूक्लियर मिसाइल्स का होना कितनी बड़ी बात है जानते हो, वो भी दुश्मन देश की। वेट समझ रहे हो इस बात का? इसका पता चलते ही उस समय के यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी के एक्स-कॉम के सलाहकार ने एयर स्ट्राइक और नेवल क्वारंटीन की सलाह दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट कैनेडी को एयर स्ट्राइक का तरीका कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और आक्रामक लगा। साथ ही साथ बेवकूफ़ी भरा तो था ही, क्योंकि हजारों सोवियत और क्यूबन लोगों के मरने के बाद कौन सा शांति समझौता होना था। तो कैनेडी ने क्यूबा के नेवल क्वारंटाइन के आदेश दे दिए, जिसके बाद यूएस की वॉरशिप्स, कैरियर्स, नेवल फ्लीट ने क्यूबा को चारों ओर से घेर लिया, जिससे कोई भी सोवियत शिप क्यूबा के अंदर या बाहर ना जा सके। और साथ ही उन्होंने उस समय के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव से बातचीत शुरू कर दी थी। क्यूबा से मिसाइल हटाने की डिमांड रखी गई। यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में स्टैंड ऑफ 13 दिन तक चला था। ये कोल्ड वॉर का सबसे ज़्यादा इंटेंस और क्लोज स्टैंड ऑफ माना जाता है। दोनों देशों के ऑफिसर्स ने इसे सॉल्व करने के लिए जी जान लगा दी थी। एक तो यूएस और मॉस्को के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन नहीं थी, तो ये दोनों देश एक दूसरे के साथ एम्बेसी के जरिए कांटेक्ट में थे। एक गलत कदम और उसका अंजाम किस हद तक खतरनाक हो सकता था किसी को अंदाजा नहीं था। एंड देन आया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का सबसे महत्वपूर्ण दिन, 12वां दिन, अक्टूबर 27। रशियन B-59 सबमरीन क्यूबा के आसपास कई दिनों से सबमर्ज था। उसे 11 यूएस डिस्ट्रॉयर्स और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा घेर लिया गया था। अब यहाँ कितने खतरनाक कोइंसिडेंस हो रहे हैं ये सुनो। B-59 का आउटर वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं था, ना ही अपने सीनियर ऑफिसर से, ना ही यूएसएसआर और मॉस्को में किसी के साथ। इनका कांटेक्ट यूएस शिप्स से भी नहीं हो पा रहा था। अब बात ये थी कि क्यूबा का था नेवल क्वारंटाइन, तो यूएस डिस्ट्रॉयर शिप्स के जो ऑफिसर्स थे वो B-59 को पानी के बाहर लाके वापस भेजना चाहते थे। अब कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था सबमरीन से, तो इन्होंने यूएस ऑफिसर्स ने क्या किया कि नॉन लीथल डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू कर दिए। नाउ ये डेप्थ चार्जेस एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो कि समुद्र के नीचे एक फिक्स डिस्टेंस पे जाके एक्सप्लोड होते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर सबमरीन को अटैक करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे यूएस एयरक्राफ्ट इतना ही डेप्थ चार्ज ड्रॉप कर रहे थे कि इस सबमरीन को वार्न कर सके, कि सरफेस पे ला सके। और यूएस ऑफिसर्स ने इसके बारे में मॉस्को में भी खबर कर दी थी, लेकिन क्योंकि सबमरीन का किसी से भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, तो सबमरीन में बैठे ऑफिसर्स को लगा कि ये अमेरिकन उन पे हमला करके उनको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सबमरीन के क्रू मेंबर वैदिम ऑर्लोव के एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे शब्द थे: वी थॉट दिस इज द एंड, इट फेल्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ मेटल बैरल विद समबडी इज कॉन्स्टेंटली ब्लास्टिंग विद स्लेजहैमर, बट द यूएस ऑफिसर्स डोंट नो वन थिंग,
B-59 में एक हथियार था, एक 10 किलो टन का न्यूक्लियर टॉर्पीडो। और बस यही नहीं, द वर्स्ट कोइंसिडेंट यू कैन एवर थिंक ऑफ, सबमरीन के ऑफिसर्स को बिना मॉस्को के परमिशन के ये न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने की इजाज़त थी। नाउ थिंक ऑफ द सिचुएशन इनसाइड द सबमरीन। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, समुद्र के कई सौ मीटर नीचे, वो चारों तरफ से अमेरिकन वॉरशिप से घिरे हुए थे। एंड टू मेक इट वर्स, सबमरीन का एयर कंडीशन टूट चुका था, जिसकी वजह से सबमरीन में टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दोनों बढ़ता जा रहा था। और साथ ही साथ शिप के चारों ओर होते धमाके। सबमरीन के अंदर हर एक क्रू मेंबर की मेंटल कंडीशन समझ सकते हो, उस समय कितनी ज़्यादा फक्ड अप हो चुकी होंगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हर किसी को इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका नज़र आ रहा था, द न्यूक्लियर टॉर्पीडो। नाउ भगवान का शुक्र है कि उस समय पे टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए सबमरीन में मौजूद तीनों सीनियर ऑफिसर्स की सहमति की जरूरत थी, और इसके लिए 2 ऑफिसर्स मान भी गए थे। रिपोर्ट के अनुसार उनमें से एक ऑफिसर्स ने कहा था, वी आर गोना ब्लास्ट देम नाउ, वी विल डाई बट वी विल सिंक देम ऑल, वी विल नॉट बिकम सेम ऑफ द फ्लीट। पर थैंकफुली उस शिप पे मौजूद थे वेस्ली आर्कीपोव। इतनी ज़्यादा सिकनिंग एंड टेंस सिचुएशन में भी वेस्ली ने अपने दिमाग को शांत रखा और साथ ही साथ अपने दोनों साथी कैप्टन के खिलाफ जाते हुए टॉर्पीडो ना लॉन्च करने का फैसला किया, और अपने क्रू मेंबर्स के साथ साथ साथी कैप्टन्स को भी समझाया कि हमारा बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, यूएस शिप्स हमें किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकती सिवाय इन डेप्थ चार्जेस से वार्न करने के। ही कन्विंस्ड द एंटायर क्रू कि सबमरीन को सरफेस पे ले जाना ही अभी सबसे वायबल ऑप्शन होगा। उस दिन कैप्टन आर्कीपोव का लिया गया वो डिसीजन ना ही सिर्फ उन सबमरीन और यूएस शिप्स में रह रहे ऑफिसर्स की लाइफ के बारे में था, बल्कि अगर ये डिसीजन थोड़ा सा भी गलत होता तो पूरी वर्ल्ड को किस अंधकार में ढकेल सकता था, यू कैन जस्ट इमेजिन। क्योंकि उसी दिन 27 अक्टूबर को यूएस पायलट को क्यूबा में मार दिया गया था। इस कैजुअलिटी को किसी तरीके से कैनेडियन यूएसएसआर ने आगे बढ़ने नहीं दिया। बट यू कैन थिंक, जब इंटायर फ्लीट, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और न जाने कितने वॉरशिप्स एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो उसके बाद अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन रहता सिवाय एक और स्ट्राइक करने के? दैट डे ही सेव्ड द वर्ल्ड, और इसमें कोई एग्जैगरेशन नहीं है। वैसे इस इंसिडेंट पे एक मूवी भी बनी है, हॉलीवुड मूवी। बस चेंज उसमें इतना है कि रशियन सबमरीन की जगह अमेरिकन सबमरीन है एंड कैप्टन वेस्ली आर्कीपोव की जगह डेंजल वॉशिंगटन ने ले ली है। बाय द वे अच्छी मूवी है, देख सकते हो। नाउ समवॉट सिमिलर इंसिडेंट लाइक दिस, कोल्ड वॉर तो खत्म हुई नहीं थी एंड इन दोनों देशों के बीच में जो कंपटीशन था वो अभी भी चालू था। स्पेस रेस हो गई, वर्ल्ड डोमिनेशन हो गया, और आगे बढ़े तो और भी एडवांस न्यूक बनते गए और साथ ही बने अर्ली वार्निंग सिस्टम। नाउ बात है 1983 की। स्टैनिस्लाव पेट्रोव वॉज अ रशियन ल्यूटेनेंट एंड अ रेडियो इंजीनियर। वर्षों के एयरफोर्स एक्सपीरियंस के बाद इनको यूएसएसआर के सर्पिको 15 नामक कमांड सेंटर पे स्टेशन किया गया था। इनका काम था बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम को मॉनिटर करना और इसके किसी भी थ्रेट अलार्म के बजते ही अपने सुपीरियर्स को अलर्ट करना, जिसके बाद वो सुपीरियर्स न्यूक्लियर हमले का जवाब न्यूक्लियर हमले से देते, म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सो 26 सितंबर 1983 को अचानक से अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलार्म बजने लगे। बंकर्स में अफरा तफरी मच गई। तुरंत सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करने की बात की गई ताकि वो भी स्ट्राइक के बदले में अटैक कर सकें, बट स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। बेस्ड ऑन इस एक्सपीरियंस उन्हें लगा कि सिस्टम खराब हो चुका है और अगर अमेरिका को हमला करना ही होता तो अमेरिकन वुड हैव लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स अक्रॉस यूएसएसआर। सो उन्होंने इस अटैक को रिपोर्ट ना करने का डिसीजन लिया एंड हिज डिसीजन वाज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली अर्ली वार्निंग सिस्टम ने जो भी डिटेक्ट किया था वो सनलाइट थी जो कि क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर इनकमिंग मिसाइल्स का इल्यूजन बना रही थी एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम का कोड इसमें अंतर कर नहीं पाया, न्यू प्रोग्रामर्स। दैट्स हाउ स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने अपने काम माइंड का यूज करते हुए न्यूक्लियर अटैक को डाइवर्ट कर दिया। तो मिला क्या इसके बाद स्टैनिस्लाव पेट्रोव को? प्रोटोकॉल ना मानने के कारण उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। बट कम ऑन यार, न्यूक्लियर वॉर रोकी है, काउंटलेस लाइफ बचाई है इन्होंने। अब ये दोनों स्टोरीज कई सालों तक जनरल पब्लिक से छुपा के रखी गई और फिर यूएसएसआर के टूटने के कई सालों बाद इनकी फाइल्स को पब्लिक में रिलीज किया गया। हीरोज हु प्रिवेंटेड न्यूक्लियर वॉर्स। इनको इनका ड्यू मिला, लोगों ने इनके बारे में जाना, इनको कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंड एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया ने इन्हें वो सम्मान दिया जो ये डिजर्व करते थे। बाय द वे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का कंक्लूजन तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। इन दोनों देशों के बीच में ट्रीटीज साइन हुई और इस ट्रीटीज के अंतर्गत अमेरिका ने टर्की से अपने मिसाइल स्टेशन को हटाया एंड यूएसएसआर ने क्यूबा से अपने मिसाइल स्टेशन को हटाया। बट लड़ाई ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुई थी। आज के समय में दुनिया बदल गई है, न्यूक्लियर ट्रीटीज आ गई हैं, मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ गई हैं, बट हम अभी भी बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, चिंगारियां चारों ओर से उड़ रही हैं। बट लेट्स जस्ट होप फॉर बेटर फ्यूचर। दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग आउट।